नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज 1 मई है और 1 मई श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी अवसर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्रमवीर गौरव सम्मान को कहीं ना कहीं संबोधित कर रहे हैं और इस मौके पर वो श्रमिकों के लिए क्या फायदा है उसको बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने श्रमिकों के लिए पिटारा खोल दिया है और ये पिटारा है जिसमें श्रमिकों के लिए ना सिर्फ आवास की व्यवस्था की बात कही जा रही है, उनके स्वास्थ्य की बात की जा रही है, यहाँ तक कि हॉस्टल के साथ साथ स्कॉलरशिप की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो गौरव सम्मान समारोह रखा गया है कहीं ना कहीं श्रमवीरों के लिए या कि श्रमिकों के लिए, तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार श्रमिकों को लेकर के काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जो चिंता है, उनकी उनकी जो उनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उसको लेकर के कितना योगी सरकार चिंतित है, ये आज वहां पर बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी ने अपने संबोधन में साफ किया है कि कहीं ना कहीं जो बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, अब वो कहीं ना कहीं औद्योगिक नगरी के रूप में जाने लगा है। विकास की गति यहाँ पर साफ तौर पर दिखी जा रही है और साफ तौर पर उन्होंने इसके लिए श्रमिकों को ही जिम्मेदार बताया और कहा कि आपके अब भूतपूर्व योगदान की वजह से उत्तर प्रदेश ने ये मुकाम हासिल किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 3 करोड़ रोजगार मिले हैं और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के चलते ये रोजगार मिले। तो साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि श्रमिकों का एक योगदान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उनके इसी योगदान की वजह से आज उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, वो लगातार एक विकास के पथ पर अग्रसर है और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर के सीएम योगी लगातार जिस तरीके से उन्होंने बताया श्रमिकों के लिए ना सिर्फ हॉस्टल की बात की, स्कॉलरशिप की बात की कि 1,000 से 25,000 तक स्कॉलरशिप मिलेगी उनके बच्चों को। यहां तक कि जैसे नोएडा, गाजियाबाद जैसे जगहों पर जहां पर बहुत महंगाई है, वहां पर उनके रहने के लिए सस्ते किराए के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। 1,000 रुपए से लेकर के 1,500 रुपए तक के वहां पर मकान उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है औद्योगिक नगरी में। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो श्रमिक केंद्र की बात हो रही है, वो भी बलरामपुर, झांसी, गोंडा में बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से श्रमिकों को लेकर के सीएम योगी ने कहीं ना कहीं जो बड़ी बातें कही हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वो आज चर्चा का विषय बनी हुई है और साफ तौर पर देखा गया था कि किस तरीके से श्रमिकों का जो आंदोलन था नोएडा में, उसके बाद किस तरीके से सरकार ने उनकी आजीविका में या उनके जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं श्रमिकों को एक तोहफा है, आज श्रमिक दिवस है और इसी 1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ श्रमिकों को संबोधित किया बल्कि उनके लिए कई योजनाओं को आज न सिर्फ शिलान्यास भी किया बल्कि डिजिटल लेबर चौक के नाम से एक एप्लीकेशन की भी शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातें आज श्रमिक दिवस के मौके पर जो गौरव सम्मान समारोह था उसमें आज सीएम योगी ने कही है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड, देखिए जिस तरीके से हमारे पास एक बाइट है क्षेत्राधिकारी सीयू की, मैं वो दिखाना चाहूंगा पहले। और ये लालगंज क्षेत्राधिकारी हैं अमित सिंह। कल लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना होती है, उस घटना में जिस तरीके से सामने निकल के आया है वो मैं पहले दिखाना चाहूंगा कि पुलिस का क्या वर्जन है, फिर मैं बताता हूँ पूरी घटना क्या है। जी, आज थाना लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत रात्रि करीब 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि जो है ग्राम तौधकपुर के रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी जिनका नाम वेद प्रकाश त्रिवेदी है, उनके साथ उन्हीं के गांव के कुछ लोगों के द्वारा मारपीट कारित की गई है। उक्त सूचना पर थाना लालगंज की पुलिस जो है मौके पर जाकर के जो घायल व्यापारी हैं उनको इलाज हेतु सीएससी जो लालगंज है वहां पे ले जाया गया, जिसके पश्चात प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल में इलाज हेतु भेज दिया गया है तथा उनके पुत्र प्रशांत त्रिवेदी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें कि उन्हीं के गांव के रहने वाले कुछ व्यक्तियों पर अपने पिता वेद प्रकाश त्रिवेदी के साथ मारपीट किए जाने तथा जो है लूट की घटना कारित किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर विधि कार्रवाई कराई जा रही है तथा घटना की सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है तथा घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना लालगंज पर 2 टीमों का गठन करके लगा दिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है तथा उक्त घटना में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हेलो,
हाँ जी, देखिए अगर आपने सुना जिस तरीके से घटना हुई और ये घटना में जो घर वालों का कहना है कि मारपीट होती है, दुकानदार कपड़ा की ये दुकान व्यापारी थे और ये दुकान बंद करके जब निकल रहे होते बदमाश आते हैं और कार से उतरने के बाद इनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के साथ साथ इनके साथ 15,000 की लूट हो जाती है। लेकिन पुलिस का जैसा भी आपने वजह सुना कि क्षेत्राधिकारी अमित सिंह का कहना है कि इनके गांव के ही व्यक्ति थे और इनको जानते भी थे ये, और उसको इन्होंने मारपीट करी है। मारपीट के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और तमाम सारी घटनाओं का जायजा लिया जा रहा है और उसकी विवेचना की जा रही है। उसके बाद लेकिन घर वालों की तहरीर पर जिस तरीके से लूट कर दिया गया और उनका कहना मारपीट के हमारे पास विजुअल भी है जो दिखा नहीं सकते, तो जिस तरीके से मारपीट हुई सीएससी ले जाएगा, सीएससी का जिला अस्पताल ले जाएगा। तो ऐसी घटनाएं एक बार फिर मैं कहूंगा कि रायबरेली जिले में लूट की जो छुटपुट वारदातें देखने को मिल रही है अलग अलग थानों में, वो लगातार जारी है अभी भी। इस पे रायबरेली पुलिस कहीं ना कहीं उस तरीके से अंकुश नहीं लगा पा रही जिस तरीके से लगना चाहिए। जो लूट की ये घटनाएं हो रही है इन पे जो है लगातार एक बार फिर थाना लालगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ये लूट की घटना देर रात एक व्यवसायी के साथ में घटना देखने को मिली। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि अभी आपने पहले कुछ दिन पहले भी इस तरह की घटना का जिक्र किया था और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो रायबरेली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने रायबरेली पुलिस को देखा था और आज भी हम देख रहे हैं कुछ वारदातें कहीं ना कहीं रायबरेली पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार क्यों इस तरह की घटना है। क्या पहले जो खौफ था वो खौफ अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कप्तान बदले हैं? तो क्या जो चोर उचक्के बदमाश थे उनके हौसले अफजाई हुए हैं, या फिर कप्तान जिस तरीके से काम कर रहे हैं कुछ लोगों को लगता है कि उनमें उस तरीके की कहते हैं कि वो काम तो कर रहे हैं पर वो उतने दंड नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से इस तरीके की कार्रवाइयां लगातार या इस तरीके की जो घटनाएं वो बढ़ रही हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में आपने कई घटनाएं बताई और अभी भी ये घटना घटित हुई है, तो आखिरकार इस तरह की घटनाएं है तो ये खुला चैलेंज है रायबरेली पुलिस को। तो देखिए, जो ये मामला है इसमें अगर मैं बात करूं सूत्रों की या जिस तरीके से, तो इसमें ये पता चल रहा है कि मैं पुलिसिंग की जिस तरीके से घटना है वो खुलती भी नजर आती है, दिखती भी है और पुलिस पे काम भी करती है। हाफ इनकाउंटर हमने कई अप्रैल में 2-3 हाफ इनकाउंटर भी देखे। तो ये जो जमीनी विवाद बताया जा रहा है सूत्रों की अगर बात करें तो जो जमीनी विवाद है और इसमें लूट का जो प्रकरण दिया गया है, ये हम या आईबीसी कंफर्म नहीं करता। एग्जैक्टली जांच के बाद क्लियर होगा कि लूट कितने की हुई थी, 15,000 लूटा गया था या नहीं, या फिर ये जो बाइक सवार थे जो कि जैसा पुलिस ने बताया कि गांव के हैं, पुराना अभी जो विवाद बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद था उस मामले में था। लेकिन रायबरेली पुलिस के ऊपर अब ऐसे ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब जैसा आपने कहा कि कप्तान के बदलने में देखिए ऐसा कुछ नहीं। रायबरेली एसपी अभी भी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, रवि कुमार जो आए हैं और वो अब पुराने हो चुके हैं रायबरेली के लिए और उन्होंने रायबरेली को अच्छे समझ लिया, रायबरेली के उनको समझ लिया, तो वो अपने पैटर्न पे काम कर रहे हैं और रायबरेली पुलिसिंग के ऊपर जिस तरीके से काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। और उनके जो और भी जो नीचे कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो भी उस तरीके से काम करते दिख रहे हैं। लेकिन अब जो घटना है, देखिए घटना है तो डेफिनेटली घटना होने के पहले अगर कोई रोक ले तो फिर पुलिस और ये सब क्यों बनेगा। तो जिस तरीके से लगाम लगना चाहिए वो लगाम कंट्रोल में है और उस तरीके से बड़ा जो हादसा होता है या बड़ा क्राइम हो गया तो वो से रायबरेली अभी अछूता है। तो ये घटनाएं हैं और इसको भी रायबरेली पुलिस का कहना है कि हम लगातार बने हैं और जांच कर रहे हैं। 2 टीमें बना दी गई हैं और जांच में क्लियर हो जाएगा कि क्या मामला है। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है थोड़ी सी एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि कई बार हमने देखा है पुलिस के सामने चुनौती बड़ी होती है, क्योंकि जैसे अगर आपने इसमें जोड़ दिया या आपने सुना या फिर कहा जा रहा है कि जमीनी विवाद का मामला है, तो जमीनी विवाद के कई मामलों में हमने देखा है कि जब लड़ाइयां होती हैं या यूं कहें आपस में किसी तरीके का विवाद होता है तो लोग अमूमन इस तरीके के आरोप एक दूसरे पर लगा देते हैं, लूट की वारदात का या तमाम ऐसी चीजों का। तो पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज भी आ जाता है कि पुलिस के ऊपर तो आरोप लग जाते हैं कि पुलिस ने काम नहीं किया, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चुनौती बढ़ जाती है जब इस तरीके के आपसी विवाद के मामले, जमीनी विवाद के मामले कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। अब पुलिस को ना सिर्फ उस मामले को सुलझाना होता है बल्कि ये भी पता लगाना होता है कि आखिरकार इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। और बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं कह सकते कि कप्तान के आने के बाद क्राइम ग्राफ बढ़ा है। कहने का मतलब यह है कि क्या नए कप्तान के आने के कुछ समय, क्योंकि अभी हर आदमी को थोड़ा समय लगता है, थोड़ा जमीन पे ग्राउंड पे वर्क करने में थोड़ा समय लगता है, पूरे जिले को जानने में समय लगता है। ऐसे में क्या चोर उचक्कों या बदमाशों को या इस तरीके के अपराधियों के थोड़े हौसले बुलंद होते हैं कि अभी तो इनको समय लगेगा, अभी नए नए आए हैं, कि समझने में इनको टाइम लगेगा। शायद इस वजह से इस तरह की घटनाएं घटती है, क्योंकि हमने देखा था कि रायबरेली पुलिस आज भी, ऐसा नहीं है कि रायबरेली पुलिस काम नहीं करी, बहुत सारे काम उसने अच्छे किए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार
ऐसे ही काम कर रही है कि अपराधियों के हौसले पस्त कर रही है। और अपराधी जो मस्त होकर के, बिंदास होकर के घुमा करते थे, हमने देखा है बुलंदशहर में भी कि जहां पर केक लगाने की घटना पर 3 लोग की हत्या हो जाती है, उसका मुख्य आरोपी भी कल सुबह एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। तो लगातार ऐसे पुलिस के कारनामे हम देखते हैं और कई अपराधियों को ठिकाने भी लगा चुकी है या फिर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। यहां पर भी लगातार पुलिस कार्रवाई करती है, एक के बाद एक अच्छे काम करती है, लेकिन फिर भी वही सवाल उठता है कि पुलिस के सामने बड़ी चुनौती आ जाती है कि आपसी विवाद के मामले, जमीनी विवाद के मामले जब लूट में तब्दील हो जाते हैं, तो क्या पुलिस के सामने ये चुनौती होती है? क्योंकि चुनौती तो है ही, लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहेंगे इंद्रजीत, आपके सूत्रों के हिसाब से क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है? क्या ये जमीनी विवाद, आपसी विवाद की वजह से ये लूट का मामला सामने है कि सच में यहाँ पर लूट जैसी कोई बात है? क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग जानते हैं कि जमीनी है क्या? देखिए अगर अभी कहना इम्पॉसिबल होगा या मतलब कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि लूट हुई है नहीं। अब लूट करने वाले ने जो जिसके साथ लूट हुई है वो तो बता रहे हमारे साथ लूट हुई है और कार से आए भी है, ये भी सही है। तो और कपड़ा के व्यवसायी है, लूट के कितना पैसा ले गए ये पुलिस जांच के बाद जाएगा। पुलिस ने अभी सीधे सीधे क्षेत्राधिकारी से कहा तहरीर मिली है कि इनके साथ लूट भी हुई है, लेकिन उन्हीं के गांव के हैं, तो गांव का व्यक्ति हो करके लूट तो नहीं कर सकता। मेरी बात मतलब लूट इधर मार्केट में हो सकता है कुछ पैसे मिले हो लेके चले गए, लेकिन लूट एक अलग शब्द है जिसको कि रेकी करके बाहर से आकर के लूट कर देना, श्रेती कर लेना, वो एक अलग लूट शब्द आना मेरे हिसाब से, मैं जहां तक मैं जानता हूं ये लूट तो नहीं है। अब उसके बाद जांच का विषय है कि लूट हुई नहीं हुई ये हम भी नहीं कहेंगे, हम उस पीड़ित के साथ भी हैं और हम पुलिस के जब तक इस पे जांच नहीं हो जाती पुलिस के साथ भी। तो अभी तक का ये जो मामला है इसमें फिलहाल वेट करना चाहिए हमें भी और जिसके साथ लूट हुई उनको भी, और फिलहाल उनको मार पड़ी है और गहरी चोटें लगी है। जब सीएससी से वो यहाँ लाए गए जिला अस्पताल, उनका यहाँ इलाजरत है और इस तरीके से घटना हुई है। ये घटना गलत है, चाहे जिस मामले में, चाहे वो जमीनी विवाद रहा हो चाहे पारिवारिक विवाद रहा हो, लेकिन जिस तरीके से ये मार हुई है, रात को घेर के 4 लोग कार से जाते हैं, रास्ता रोककर व्यापारी को मारते हैं और उनके साथ ये वारदात होती है, तो ये घटना भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। इनको सजा मिलनी चाहिए और जो सजा इसमें बनती है वो सजा के तहत, और उसमें मुकदमा भी पंजीकृत करेगी पुलिस या कर लिया होगा अब तक, तो ये गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत तो गलत ही है, गलत तो सही कहा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं इंद्रजीत, और शायद इसी के बिना पर या इसी के आधार पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मारपीट का मामला अलग होता है और मैंने कई जगहों पर देखा है, हम लोगों का बहुत बड़ा अनुभव है, हमने भी देखा है कि लूट की जो वारदात होती है उसमें कोई जानने वाला शख्स नहीं होता, उसमें बाहर के लोग होते हैं, या फिर अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो कहीं ना कहीं कोई अनजान व्यक्ति इस तरीके के काम करता है। फिर भी ये मामला बिल्कुल जांच का विषय है। इस पूरे मामले में पुलिस को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, और जो लोग भी आरोपी हैं, जिन्होंने भी इस अपराध को अंजाम दिया है, बिल्कुल गलत किया है। पहली बात, मारपीट या कहें कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस को ऐसे आरोपियों को भी सजा जरूर देनी चाहिए, इनको भी सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराध के लिए इनको कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। और रायबरेली पुलिस का इकबाल जो है वो कायम होना चाहिए, अपराधियों के मन में डर और भय दोनों होना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू, इस तमाम जानकारी के लिए। जो आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों। एक खबर आपको बताते हैं, बहुत जरूरी खबर है, और एटीएस को एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। एटीएस ने नोएडा से कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इन संदिग्धों ने, जो इनके पास से जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इन्होंने इनके टारगेट पर हिंदू संगठन के कुछ लीडर्स थे, और साथ ही साथ इन्होंने कई धर्मस्थलों की रेकी भी कर रखी थी, जो निकल करके जानकारी। इसमें एक युवक आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर के इतना ज्यादा प्रभावित था कि उसने हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लिया था, उसने नाम भी बदल लिया था। तो कहीं ना कहीं जो 2 आरोपियों की जो रिमांड मिली है 6 दिनों की, इस रिमांड में कई चीजें निकल करके सामने आ सकती हैं, कई महत्वपूर्ण जांच में जो बिंदु हैं वो भी क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिमांड में कई सवाल कर सकती है कि किन से उनके संबंध थे, वो लोग क्या कराते थे, उनसे क्या बातचीत होती थी, कौन कौन लोग उनके निशाने पर थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि दक्ष चौधरी से लेकर के जो तमाम हिंदूवादी नेता हैं, हिंदू संगठन के जो नेता हैं, उनकी गला रेत करके हत्या करने का प्लान बनाया जा रहा था, रेकी भी कर ली गई थी।
तमाम जगहों को इन्होंने फोटोज भी इन लोगों ने अपने जो आका थे, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई के जो अधिकारी हो, एजेंट्स हो या फिर शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान का गैंगस्टर है, उसके साथ ताल्लुकात की बात की जा रही। इतना प्रभावित हो गया था कि वो हिमांशु जो नाम है उसने अपना धर्म बदल करके मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो प्रभावित होने के नाते इस तरीके की चीजें लगातार घटित हो रही है और हमने देखा भी है कई जगहों से इस तरीके की खबरें आती हैं कि किस तरीके से जो युवा है चंद पैसों के लिए या यूं कहे कि किसी से प्रभावित होकर के इस तरीके का काम कर रहा है और भारत को ही दहलाने का काम कर रहा है। हमने देखा था कि लखनऊ में किस तरीके से जो डॉक्टर थे, जो पेशा होता है लोगों की जिंदगी बचाने का, वहां पर उनके जो तार थे वो आतंकवादियों से जुड़े हुए पाए गए थे और किस तरीके से जो आतंकवादी हैं लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इनके तार साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का कनेक्शन जो है, आतंकवादियों का कनेक्शन वो लगातार एक के बाद एक ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो किसी और के साथ या यूं कहे कि देश विरोधी ताकतों के साथ है और चाहे वो किसी भी पेशे में हो, लेकिन वो अपने पेशे को दार करते हुए नजर आ रहे हैं। और डॉक्टरी जैसा एक पेशा जिसमें लोगों की जिंदगी बचाने का काम होता है, लोगों को लोग डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं। अगर वहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती तो अपने आप में कई सवाल होते हैं कि आखिरकार कैसे कोई डॉक्टर इस पेशे में रहकर देश के खिलाफ, अपनी धरती मां के खिलाफ इस तरीके का प्लानिंग कर रहा हो, देश को दहलाने की साजिश रच रहा हो। तो फिर भी एटीएस ने जिस तरीके से इन युवाओं को गिरफ्तार किया है और इनके पास से जो चीजें, जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही है, वो कोई ना कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग भी देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन के जो नेता थे, चाहे वो दक्ष चौधरी हो, तो तमाम और अन्य लोग थे, उनके हिट लिस्ट में ये लोग थे और इनकी गला रेत कर हत्या करने की साजिश रची जा रही थी। तो साफ तौर पर हमने देखा है कि एटीएस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और एक एक कड़ी जोड़ जोड़ करके ऐसे लोगों तक, ऐसे संदिग्धों तक पहुंच रही है जो इस देश को दहलाना चाहते हैं, जो इस देश की एकता और अखंडता को चूर चूर करना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे लोगों की तलाश में है जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। एक खबर आपको बताते हैं कल की, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सदन चल रहा था और जिस तरीके से सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, चाहे जिस तरीके से सीएम योगी ने विपक्ष पर लगातार हमला बोला है, जिस तरीके से पूजा पाल से लेकर के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई है, समाजवादी पार्टी को तमाम चीजों को लेकर के घेरते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी ने साफ तौर पर जितनी बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं बात इस तरफ इशारा करती थी कि सभी मामलों में समाजवादी पार्टी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके राज में स्लोगन दिया था कि देख सपाई बिटिया घबराई, इस तरीके के स्लोगन 1995 के गेस्ट हाउस कांड की याद, पूजा पाल के आंसू ना पोंछने की बात, तमाम चीजें साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से महिला आरक्षण के ये जो विरोधी लोग हैं, जिस तरीके से महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उनके कारनामे क्या क्या रहे, कितना ज्यादा महिलाएं सुरक्षित थी इनके राज में, उन्होंने उसको इस तरीके से बताने का भी प्रयास किया। तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के भी जो विधायक थे वो वेल में आकर के, बाहर आकर के हाथों में तख्तियां पोस्टर लेकर कह रहे थे कि जो 2023 में महिला आरक्षण का जो बिल था वो पास हो चुका है, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, उस 33% आरक्षण को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। इसकी तख्तियां लेकर के तमाम जो महिला विधायक थे या फिर समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आए। उन्होंने सीएम योगी के काफिले के सामने भी आने का प्रयास किया, साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भी सामने उनकी गाड़ी रोक करके उनका भी विरोध किया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी विरोध किया। तो साफ तौर पर जो विरोध की तस्वीरें थी वो हम देख रहे थे कि किस तरीके से सदन का जो विशेष सत्र बुलाया गया था निंदा प्रस्ताव के लिए महिला आरक्षण को लेकर के, उसमें तमाम चीजें देखने को मिली। और कहीं ना कहीं एक चीज जरूर थी कि जो सत्ता पक्ष है वो विरोधियों को या विपक्ष को आईना दिखाने का काम कर रहा था, वही विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम कर रहा था कि जो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जो बिल था वो पास हो चुका है, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे। वही सत्ता पक्ष ये बताने का काम कर रहा था कि महिला जो आरक्षण था, वो जो बिल था, वो इनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वजह से नहीं पास हो पाया। तो साफ तौर पर एक दूसरे के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और एक समय ऐसा भी आया जब कैबिनेट मिनिस्टर और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर तीखे प्रहार किए।
साफ तौर पर सदन में जिस तरीके का ये माहौल था वो देखते ही बनता था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जो समाजवादी पार्टी है वो चाहती ही नहीं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। अब आपको बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ बातें कही और उसके जरिए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बोला कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि सिर्फ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही सदन में पहुंचे और महिलाएं ना पहुंचे। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम लेकर के बोला कि वो चाहते हैं कि उनकी ही पत्नी सदन में पहुंचे और महिलाएं ना पहुंचे। साफ तौर पर उनका कहना यही था कि 33% जो आरक्षण की बात कही जा रही है वो महिलाओं को ये नहीं देना चाहते, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर जिस तरीके से परिसीमन होता, महिलाओं की सीटों की संख्या बढ़ती, 850 860 होती, तो ज्यादा से ज्यादा महिला उच्च सदन में पहुंचती और अपनी बातों को रखती। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से महिलाएं अपनी आवाज को बुलंद कर सके, इस तरीके से महिला की बात को आगे रख सके। महिलाओं के सम्मान की बात जब आती है तो सबसे ज्यादा सबसे पीछे रहने वाले समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भी हमेशा चर्चा का केंद्र बने रहते हैं और उनके बयान भी चर्चा का केंद्र बने रहते हैं, जो साफ तौर पर कल देखने को भी मिला है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं के बयान एक तरफ होते हैं, सीएम योगी का बयान एक अलग ही छाप छोड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, वो भी बताता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए वो काल बन करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं अतुल प्रधान ने भी तीखा हमला बोला और वो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से जो पलटी मारते हैं ओम प्रकाश राजभर उस सबने देखा है और लुटिया डुबोने का भी काम ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं 2019 को एक मामले को लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू किया है, उस पर भी कहीं ना कहीं बात हो रही है और तमाम चीजें हो रही हैं कि किस तरीके से ये पाला बदलने वाले नेता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल विशेष सत्र जो बुलाया गया था दोनों जगहों पर और जिसमें एक अच्छी खासी या यूं कहे कि जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या विपक्ष का जो था वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के खिलाफ था, वहीं सत्ता पक्ष के जितने भी तमाम सहयोगी संगठन या सहयोगी दल के नेता थे वो विपक्ष के खिलाफ थे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि महिला की भागीदारी बढ़े, महिलाओं का सम्मान बढ़े और महिला आकर के वो भी अपने सवालों को उठाए। तो साफ तौर पर देखा गया है कि किस तरीके से जो राजनेता है वो अपनी बातों को अपने तरीके से समझाने और बताने का प्रयत्न करते हैं। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के चीफ की, तो उनका भी कहना है अखिलेश यादव का कि साफ तौर पर जिस तरीके से जो मुकदमे उन्होंने अपने वापस लिए हैं, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर उन्होंने हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अपने जो अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस ले लिए हैं, इसको लेकर के भी तंज करता। तो साफ तौर पर बाहर की बात थी, उस समय विधानसभा सत्र के बाहर की बात उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो भी बड़ी मजबूती के साथ सत्ता पक्ष के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए। तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष की बोलती बंद करने का काम किया और लगातार सीएम योगी ने जिस तरीके से एक एक करके समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया, एक एक मामले को गिनाते हुए, वो कहीं ना कहीं दर्शाता था कि सीएम योगी पूरी तैयारी के साथ आए थे, जिसमें उन्होंने एक बात जो बोली कि जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लागू करो, वही लोग लोकसभा में बिल के खिलाफ इन्होंने वोटिंग की। तो साफ तौर पर अगर इनको ये आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल को लागू करवाना था तो उन्होंने वहां पर क्यों इस तरीके से वहां पर इसके खिलाफ वोटिंग की, और जब अब लागू नहीं हो पाया है तो यहाँ आके कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लागू करें। तो साफ तौर पर इसी को लेकर के उन्होंने बोला भी था कि गिरगिट भी शर्मा जाएगा इनके रंग बदलने को लेकर के। उसी पर जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन्होंने भी तंज कसा था। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बयानबाजी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार ऐसे मामलों पर राजनीति अब तेज हो गई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के जिस तरीके से निंदा प्रस्ताव बीजेपी के कई राज्यों में देखने को मिला है और कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर लगातार हमलावर है, वो इस तरफ से बीजेपी अपनी जीत के रूप में देख रही है, तो विपक्ष एक चाल के रूप में देख रहा है कि बीजेपी परिसीमन के, महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कराना चाहती है, जिससे वो अपने आप को मजबूत कर सके। फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित हो चुका है, ऐसा कहना है तमाम एक्सपर्ट्स का। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी बड़ी ही सावधानी से और बड़े ही शानदार तरीके से इस बिल की खिलाफत जो इन लोगों ने विपक्ष ने की है उसको पटल पर रखते हुए बता रही है कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो लगातार इसका विरोध कर रही है। एक खबर आपको और बता देते हैं, मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम पिछले 3 दिनों से लुका छिपी का खेल खेल रहा है, यूं कहें कि मौसम बेईमान हो गया है।
कई जगहों पर बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं पर आंधी तूफान ने 3 दिनों में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंधी तूफान ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर रखा है। कल की बात करें तो लखनऊ में भी रात में आंधी तूफान आया और बारिश भी हुई। और आज की अगर बात करें तो पूर्वांचल में सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है और कई जगहों पर आंधी आ रही है। जो जानकारी मिल रही है मौसम विभाग की तरफ से, 62 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट किया गया है। और एक और बात है कि 4 से 5 मई के बीच एक बार फिर से मौसम जो डिस्टर्बेंस है वो हो सकती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से मौसम थोड़ा सुहावना हो सकता है, लेकिन इसके साथ दिक्कतें भी हो सकती है, क्योंकि कहीं पर इस तरीके की जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बिजली गिरने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई है, तो कहीं पर गेहूं जो बोरे में रखा हुआ था वो भीगने से खराब हो गया। तो तमाम इस तरीके की परेशानियां लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है और ये समस्या लगातार लोगों के सामने बनी हुई है। तो अपने आप में जो मौसम है या बिन मौसम ये बारिश है, कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन गई है। कहीं पेड़ उखड़ गए हैं, कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिसकी वजह से कहीं बत्ती गुल है। तो इसको हटाने के लिए प्रशासन को खासा कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है कि इस परेशानी से उबर पाया जाए। लेकिन फिलहाल जो मौसम विभाग के सूत्रों की जानकारी है उसके हिसाब से मौसम इसी तरीके से कुछ दिनों तक बेमान रहने वाला है। कई जगहों पर बारिश हो सकती है और कई जगहों पर तूफान का या आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है बारिश के साथ। लेकिन खासतौर से अगर पूर्वांचल की बात की जाए, चाहे गोरखपुर बलिया की बात की जाए, तो वहां पर भी आज मौसम सुहावना है और वहां पर भी बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है। तो साफ तौर पर इतना जरूर है कि मौसम लगातार कुछ दिनों से लुका छिपी का खेल खेल रहा है और कई जगह आंधी और बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।